मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। चलिए कौन सा एक कर रहे हैं हम लोग? चलिए रिवाइज करते हैं थोड़ा सा फिर स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ एक यूनिट पढ़ी थी जो ब्रीचेस रेमेडीज की बात करती थी, राइट? ओके। जब कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो डेफिनेशन किस प्रकार है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ प्लस सेक्शन 10। ओके। अगर हमारी सेक्शन 10 की कोई कंडीशन टूट जाती है या हमारी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती तो हम क्या मानते हैं? ब्रीच मानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के ब्रीच हैं, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। एक्चुअल मतलब जो परफॉर्मेंस डेट पे पता चलते हैं हमें, एंटीसिपेटरी बिफोर परफॉर्मेंस डेट पे जो पता चल गए ब्रीच, विच इज कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी ब्रीच। ओके। ब्रीच हुआ तो डैमेजेस किसे मिलेंगे? अग्रीड पार्टी। कब मिलेंगे? जब वो सूट फाइल करेगा, सूट फॉर डैमेजेस। कितने टाइप के डैमेजेस हैं? फर्स्ट, जर्नल ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेसिफिक डैमेजेस, विंडिक्टिव डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस, डिले ऑफ डिटोरेशन, प्रीफिक्स डैमेजेस। लास्ट सिक्स पॉइंट 6 डैमेजेस हैं। ओके। ये डैमेजेस हमें पता है, इनके एग्जांपल्स, इनके कंटेंट, कीवर्ड्स पता है ना? ओके। तो ये डैमेजेस हैं, ये कौन क्लेम करेगा? अग्रीड पार्टी। दो ही पार्टी होती हैं, जो अग्रीड पार्टी है वो डैमेजेस क्लेम करेगी। ओके। इसके लिए स्यू फाइल करना पड़ेगा। ओके। कुछ रेमेडीज भी मिलेंगे, हाँ जी। 3 तो स्यूट से रिलेटेड है ना? फर्स्ट पूछ सकता हूं ना आपसे? हाँ, फर्स्ट reconciliation of contract, rescission of contract. Second, suit for, जो suit से related है, suit for specific performance, suit for injunction order. क्वांटम मेरिट में तो आप कोर्ट के पास नहीं जा रहे थे ना बेटा, अभी कोर्ट वाली डिस्कस कर रहे हैं। ओके। तो 3 से suit से रिलेटेड है सर। ओके। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब सर ओवर एंड अबव द डैमेजेस चाहिए हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ओके। व्हाट डू मीन ऑफ इंजंक्शन ऑर्डर? स्टे लग जाता है कहीं कुछ? अरे भूल गए क्या? पढ़ते नहीं हो? कौन कौन पढ़ रहा है? हाँ। इंजंक्शन ऑर्डर मतलब ना करने पे कुछ स्टे लग जाएगा, राइट? ओके। बात करें क्वांटम मेरिट, मतलब जितनी आपने सर्विस दी है उतने पैसे कम से कम मिलेंगे, जितना आप डिजर्व करते हो, केवल सर्विसेज पे लगेगा। तो इस हिसाब से हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई थी ब्रीचेस की। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यूनिट नंबर 6 खत्म करेंगे आज सर। यूनिट नंबर 6 कंटिजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए मुझे बताइए यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चंस किस किस ने कर लिए हैं? पढ़ाई चल रही है ना ऐसे? नहीं, यूनिट 5 जो अभी रिवाइज करी, भारी यूनिट थी, बहुत समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। भारी थी ना? भारी नहीं थी। तो क्वेश्चन किस किस ने कर लिए हैं? मैंने कर लिए। बोला था ना कि यूनिट खत्म होती इंप्लाइड कंडीशन है, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, पास्ट ईयर के क्वेश्चन करने हैं, PYQ। ये बताया नहीं जाएगा, इंप्लाइड है, एक्शन से समझ जाना फिर, है ना? 2 पार्टी हैं, एक मैं और एक आप। आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, मैं अग्रीड पार्टी बन रहा हूं। मैं कोर्ट नहीं, ICI के पास जाऊंगा, है ना? और ICI अपने आप से एक्शन ले लेगा। सही बोल रहे हैं? चलिए सर हम देख रहे हैं यूनिट 6 कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बिना देखे कंटिजेंट, व्हाट डू मीन ऑफ कंटिजेंट? अनसर्टेनिटी, राइट? कुछ होने की या कुछ ना हो, प्रोबेबिलिटी। ओके, देखते हैं क्या कह रहे हैं। इन दिस यूनिट वी शैल ब्रीफली एग्जामिन व्हाट इज कॉल्ड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छी बात है, हम भी यही जानने आए हैं। Its essentials and the rules regarding enforcement of this types of contract। ठीक है, enforcement के rules भी देखेंगे। ओके।
The Contract Act recognizes certain cases in which an obligation is created without a contract. मतलब दोबारा से लाइन, The Contract Act recognizes certain cases, okay, in which an obligation मतलब performance, okay, is created without a contract. जहां पर ऑब्लिगेशन परफॉर्मेंस क्रिएट की जाएगी विदाउट, बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए, इट इज कॉल्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. जहां लॉ ऑब्लिगेशन क्रिएट करता था, पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती थी. अरे पढ़ा था ना टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्वासी तो हमने पढ़ा है. यूनिट नंबर 6 दो बात करेगा, कंटिंजेंट और क्वासी. तो क्वासी तो हम पढ़ के आए हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कंटिंजेंट क्यों नहीं पढ़ा हूं? पहली बात तो था नहीं इसलिए नहीं पढ़ा ना, दूसरा था ही नहीं, दूसरा भी यही है, था ही नहीं. अच्छा, व्हाट डू मीन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? जिसे लॉ ने नहीं क्रिएट करा. अच्छा, वो तो क्वासी हो गया. सर तो क्या कह रहे हैं, पढ़िए अभी. द कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइजेस सर्टेन केसेस इन विच ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. सच ऑब्लिगेशन अराइजेस आउट ऑफ सर्टेन रिलेशन विच कैन नॉट बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट इन स्ट्रिक्ट सेंस. देयर इज नो ऑफर, इधर नो एक्सेप्टेंस. ये तो कहीं पढ़ा था आपने, बता नहीं पा रहे आप. जहां पर कोई भी ऑफर नहीं है, उधर से कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है, बट ऑब्लिगेशन लॉ ने क्रिएट करी है. चलिए, इनफैक्ट नाइदर एग्रीमेंट नॉर प्रॉमिस एंड येट लॉ इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन वन पार्टी एंड कन्फर अ राइट इन फेवर ऑफ अदर पार्टी. वी शैल हैव अ लुक ऑन दीज केसेस ऑफ. पढ़ा नहीं था क्या? जब ऑफर भी ऑफर नहीं देता ना, ऑफरी अपनी एक्सेप्टेंस देता, बट ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी पड़ती है. ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड बाय लॉ. वेरी गुड. इट इज कॉल्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. तो पढ़ रखा है ना. ठीक है, आगे चलता है. डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 31. करें स्टार्ट. कंडीशन निकलेंगी, देखेंगे. अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू, बस ये लाइन टू डू कहीं और भी थी पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. चलिए, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, वहां पर क्या लाइन थी? वेरी गुड. विलिंगनेस टू डू नॉट, या ऑफर टू डू और नॉट टू डू. मार्क कर लीजिए, वहां था विलिंगनेस, यहां एक कॉन्ट्रैक्ट. विलिंगनेस कहां पर? ऑफर में. ठीक है सर. अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इन सम इवेंट, अगर वो इवेंट हुआ, ठीक है, कोलैटरल से सच कॉन्ट्रैक्ट, कॉमा टू कॉमा छोड़ दो, इन इफ सम इवेंट डज, वो होगा परफॉर्म, और डज नॉट हैपन, ऑब्लिगेशन परफॉर्म होगी. बारिश होगी तो कार दूंगा, बारिश नहीं होगी तो कार. कौन से टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी, वैलिड, वॉइड, कंटिंजेंट, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, ई कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे ना. अनएनफोर्सेबल, इलीगल, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाके बात कर रहे हैं. टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई भूला तो नहीं? हाँ, भूलना नहीं है अभी. टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मैं सिचुएशन दे रहा हूं, बारिश होगी तो कार दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा. My obligation is depending upon an event, yes, which can be happen, which cannot be happen, yes, हो भी सकती है, which is controllable by me, no. If the condition is controllable by me, तो हम कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट माने उसे? If the condition is not controllable by me, तो कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट माने? चलो सिंपल सिंपल रखते हैं, एक एक डिस्कस करेंगे. बारिश होगी परसों, डेट भी स्पेसिफाई कर रहा हूं, टाइम भी स्पेसिफाई. टाइम जरूरी है क्या?
प्लेस। हाँ, बारिश होगी परसों तो आईपीसी इंस्टीट्यूट के बाहर आपको कार दी जाएगी। परसों बारिश नहीं हुई तो नहीं दी जाएगी। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कैसे? कितनी कंडीशन है कंटिंजेंट में? कितनी है? 5। फटाफट से मार्क करेंगे। फर्स्ट, टू डू। सेकेंड, नॉट टू डू। थर्ड, मार्क करेंगे डज। फोर्थ, डज नॉट। फिफ्थ एंड लास्ट, मेन, कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इधर पहले कंडीशन याद कर लेते हैं। चलो, कितनी कंडीशन? 5। फर्स्ट, टू डू और नॉट। क्या क्या? कॉन्ट्रैक्ट, विलिंगनेस नहीं। टू डू और नॉट टू डू। डज, डज नॉट। क्या? कोलेटरल टू सच। चलो, परसों को कार दी जाएगी आईपीसी इंस्टीट्यूट के बाहर इफ, अगर बारिश होगी। बारिश नहीं हुई तो कार नहीं दी जाएगी। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी, कंटिंजेंट की 5 कंडीशन है ना, लगाएं। कुछ करने का या ना करने का है? अच्छा, अगर वो इवेंट होता है तो कुछ होगा या नहीं होगा, है ना। कोलेटरल टू सच इवेंट क्या है? वो इवेंट सर्कमस्टांसेस विच इज नॉट कंट्रोलेबल बाय पार्टीज। ठीक है, विच इज नॉट कंट्रोलेबल बाय पार्टीज। चलो, तो परसों को बारिश होगी तो आईपीसी इंस्टीट्यूट के बाहर कार दी जाएगी, अदरवाइज नहीं। बारिश किसके हाथ में? ऑफर और ऑफरी? किसी के भी नहीं। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? एनफोर्स हो सकता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट? सोच के बताइएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं आपके लिए, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ प्लस सेक्शन 10। यही था ना कुछ? हाँ, मैं बोल रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट है कौन सा? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या एनफोर्स करा सकते हो? रूल्स देखने पड़ेंगे, नीचे हैं रूल्स फॉर एनफोर्समेंट के। इतनी बात समझे क्या? नहीं? अरे यस या नो? चलिए फटाफट से देख रहे हैं। एसेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देन रूल्स की बात करेंगे। सर, द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड डिपेंड अपॉन विच, किस पे? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। ओके, दिस इवेंट इज कंट्रोलेबल बाय एनी ऑफ पार्टी? नो, लिख लीजिए इवेंट पे, अनकंट्रोलेबल इवेंट। अगर कंट्रोलेबल इवेंट है तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं हो सकता। जिन इवेंट को, जिन घटनाओं को, जिन सर्कमस्टेंसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, ये नहीं कर रहे हो या कर नहीं रहे, ये नहीं बोल रहा, कर सकते भी हो, तो वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इवेंट विच इज नॉट कंट्रोलेबल बाय एनी पार्टी। हाँ जी, कुछ नहीं पूछ सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, आप लोग भी। सर क्या कह रहा है? द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड मतलब इन फ्यूचर होगी, वुड डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनकंट्रोलेबल इवेंट्स। सही बोल रहा हूं? ओके, और कंडीशंस, कंडीशंस भी कैसी? अनकंट्रोलेबल। ठीक है सर, पॉइंट नंबर बी, कीवर्ड्स है, ये याद रखना है। इधर व्हाट डू मीन ऑफ एसेंशियल्स? कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? किसकी? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स परफॉर्मेंस, मार्क कीजिए, परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। वेरी गुड। परफॉर्मेंस मतलब ऑब्लिगेशन। ठीक है, बारिश होगी तो कार मिलेगी, अदरवाइज नहीं। चलिए
पॉइंट नंबर बी, द इवेंट रेफर टू एज कोलेट्रल टू कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट जो अनकंट्रोलेबल है वो कोलेट्रल, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट में। सेकेंड कंडीशन मार्क कीजिएगा, अनकंट्रोलेबल इवेंट लिख लेना उसके ऊपर, रेफर्ड एज कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब, अरे कोलेट्रल मतलब कुछ, हाँ सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी, वो कोलेट्रल सिक्योरिटी है, मैं कोलेट्रल पूछ रहा हूं। जो वो तो अनकंट्रोलेबल हुआ ना बेटा। कोलेट्रल मतलब क्या? circumstances is not a collateral, additional, right? additional uncontrollable conditions। हाँ जी, हाँ वो कोलेट्रल सिक्योरिटी होता है। ये एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे को हाउस या होम लोन लेना है, ठीक है, तो मुझे जो लोन मिलेगा एसबीआई बैंक से, वो एसबीआई बैंक बोलेगा आप इसके बदले, लोन के बदले कुछ गिरवी रखोगे, तो हम बोलेंगे हाँ, हम कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में, एडिशनल रूप में क्या देंगे, हाउस ही गिरवी रख देंगे जो खरीदेंगे, ठीक है। आप लोन लेके आए बैंक से कि मैनेजर जी हमें 5 लाख का लोन दे दो, कहेगा ठीक है, गिरवी क्या रखोगे, एज एन कोलेट्रल, एडिशनल ज्वेलरी रखेंगे। तो कोलेट्रल कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? ओके सर, पॉइंट नंबर सी, कंटिंजेंट इवेंट शुड नॉट मेयर ओनली विल ऑफ द प्रोमिसर। ओके, क्या कह रहा है? द इवेंट शुड बी कंटिंजेंट इन एडिशन टू बीइंग द विल ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर की इच्छा पे डिपेंड नहीं करेगा। प्रोमिसर मतलब दो होते हैं ना, प्रोमिसर, प्रोमिसी। प्रोमिसर की इच्छा इज नॉट अ कंटिंजेंट इवेंट, कंटिंजेंट इवेंट विच इज नॉट कंट्रोलेबल बाय एनीवन, ठीक है। नेक्स्ट, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। इफ द इवेंट इज सर्टेन, इफ द इवेंट इज सर्टेन, आपको डैम श्योर है कि बारिश होगी ही होगी। इवेंट इज सर्टेन, अनसर्टेन, सर्टेन। आईसीए का एग्जाम 12 तारीख से होगा ही होगा, सर्टेन, अनसर्टेन, सर्टेन। कोरोना पड़ जाए, बारिश हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, होगा ही होगा। समझ पा रहे हो? हाँ, तो सर्कमस्टांसेस अगर सर्टेन है तो कंटिंजेंट नहीं है। अगर सर्कमस्टांसेस इवेंट अनसर्टेन है तो वो क्या है? कंटिंजेंट। तो मार्क कीजिएगा अनसर्टेन, जो किसी के हाथ में नहीं है। बार बार एक ही बात बोलना चाह रहा है आपसे, ठीक है। आईसीआई ने बोला इसके रूल्स हैं। एक बात इधर ध्यान दीजिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं ऑफरर था या बोल दो प्रोमिसर था, आप प्रोमिसी हैं। हमने बोला कार दी जाएगी परसों अगर बारिश होगी तो, आईपीसी इंस्टीट्यूट पे। ओके, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट। क्यों, क्या दिखा आपको ऐसा? बारिश इज एन इवेंट, अगर होगी तो ही तो होगा ना एग्जीक्यूट। इट इज एन इवेंट। ओके, सर्टेन, अनसर्टेन, अनसर्टेन। ओके, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट। मैं बोलूंगा आपसे कि बॉस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सेबल कैसे करोगे? कुछ रूल्स हैं आपके पास? क्या अगर बारिश नहीं हुई परसों को तो आप मुझे कार दोगे? नो, क्योंकि कार देना किस पे डिपेंड था? अनसर्टेन इवेंट पे। नहीं हुआ, कार आएगी मेरे पास? नो। क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूं कि मुझे परसों कार मिलनी थी, नहीं मिली? सोच के। नो, क्यों? हाँ जी,
कंडीशन इवेंट था। तो पढ़ते हैं रूल्स रिलेटिंग टू एनफोर्समेंट। कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए एनफोर्समेंट की बात करी गई। समझ पा रहे हैं ना क्यों एनफोर्समेंट का है यहां पर? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। कौन सा? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चलिए सेक्शन 32, 33, 4, 5, 6 बात करेगा किसकी? एनफोर्समेंट की। चलिए एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट हैपनिंग। क्या कह रहा है? सेक्शन 32 says that where a contingent contract is made to do or not to do anything, if an uncertain future event happen, बारिश हो गई परसों, ठीक है, it cannot be enforced by law unless and until the event has happened। मतलब अगर इवेंट हैपन हो जाता है तो एनफोर्समेंट हो जाएगा। अगर परसों बारिश हो गई तो क्या आपको कार देनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी? यस सर। आपने नहीं करी तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता हूं? जा तो सकता हूं ना। सेक्शन 32 मार्क कीजिएगा, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स। ओके ओके। इफ इधर इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, ठीक है, सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है मोर देन 0। प्रोबेबिलिटी आपने शायद क्यूए में भी निकाली होगी, मैथ्स में होती है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 60%, 0.6। प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.4। आप ऐसे नहीं कह सकते बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0, ना होने की 1, टोटल तो 1 ही आएगा। प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ ना कुछ चाहिए पॉइंट में। सपोज कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय यही लिखा था, अखबार में लिखा है, और आपने सारे डिपार्टमेंट होते हैं इस तरह के जो रेन को फोरकास्ट करते हैं, राइट, उससे पूछ लिया, अखबार में देख लिया, 1 महीने तक कहीं बारिश नहीं है, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0। नो, इट इज नॉट अ कंटिंजेंट इवेंट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। रीजन प्रोबेबिलिटी नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी है तो ही बात करना, चाहे प्रोबेबिलिटी 0.00001 ही क्यों ना होनी चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी आ गई 0 तो क्या मानेंगे? नो, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट इज नॉट कंसिडर एज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही है बात? प्रोबेबिलिटी का टोटल तो 1 ही आएगा। बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.6, 60% चांसेस हैं कि बारिश हो जाएगी, 40% चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी को चांसेस भी बोलते हो ना? यस, 40% चांसेस है कि प्रोबेबिलिटी बारिश ना होगी। तो ठीक है, टोटल आया 1, ठीक है, कंटिंजेंट। 0% चांसेस हैं कि बारिश होगी, ठीक है, तो ना होने की चांसेस 1, टोटल नो। इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, इट इज नॉट कंसिडर एज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। प्रोबेबिलिटी चाहिए मुझे, चाहे मेरी प्रोबेबिलिटी 0.00001 ही क्यों ना होनी चाहिए, ठीक है। सर अगर इम्पॉसिबल हो गया तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे? इनको हम नाम दे देंगे, कौन से? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अगर मेरी प्रोबेबिलिटी है तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है या नहीं? चलिए सर, तो कीवर्ड हमने मार्क करा अनसर्टेन इवेंट हैपन, तो आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, नहीं दी मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। कौन? अग्रीड पार्टी, ठीक है। सर एग्जांपल है, पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर बी, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट ऑफ नॉन हैपनिंग। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सेक्शन 33 says that where a contingent contract is made to do
और नॉट टू डू एनीथिंग। इफ यदि एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, बारिश नहीं हुई परसों, ठीक है, इट कैन बी एनफोर्स ओनली कब, व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल एंड नॉट, मतलब अरे मतलब बारिश परसों नहीं हुई, ये बोलना चाह रहा है, आगे पढ़ेंगे। इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, इट कैन, व्हाट डू यू मीन ऑफ कैन, इट मतलब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्स, एनफोर्स हो भी सकता है कब, ओनली when the happening of that event become impossible, okay, and not before। जब आपको पता चल जाए कि हैपनिंग क्या हुई है, इम्पॉसिबल, कब, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद। इधर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जब बना रहे थे पता चल रहा था 60% प्रोबेबिलिटी है बारिश होने की। जब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया फिर पता चला 0% प्रोबेबिलिटी है, क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। मैं कहा जाऊंगा कोर्ट ऑफ लॉ में, सर प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिक्लेयर कर दो, कौन डिक्लेयर करेगा, लिख लीजिए, बिकम इम्पॉसिबल के नीचे लिखिए इम्पॉसिबल, देन इट इज कॉन्स्टिट्यूट एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर बाय कोर्ट। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बिना देखे, सेक्शन 32 एंड 33? एक एक करके हाथ उठा के बताएंगे और बहुत अच्छा लगेगा अगर बताएंगे सभी बच्चे। कौन बताना चाहेगा, पहले ही बताओ, तुम में से है कोई? हाँ बोलो। ठीक है, अगर इवेंट हो गया तो कंटिंजेंट क्या, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या एनफोर्स करा लोगे। अगर परसों बारिश हो गई, इवेंट हैपन्स, तो परफॉर्मेंस मैंडेटरी है, नहीं करी तो कोर्ट के पास जाओगे ना, ओके। फिर हाँ जी बोलिए आगे, हाँ। बैठ के बता दीजिए। इवेंट जब नहीं होता तो उसके बाद चांसेस है कि एनफोर्स करा सकते हैं, हाँ। जब इवेंट के बाद में इम्पॉसिबल हो जाए, आफ्टर मेकिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, यही बात है। क्लियर है सबको, चले आगे। सर नेक्स्ट एनफोर्समेंट देख रहे हैं कंटिंजेंट का, ठीक है सर। सेक्शन 34, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी एनफोर्सेबल इफ इट इज कंटिंजेंट अपॉन कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, ओके, व्हेन that living person does something to make the event or conduct as impossible of happening। इधर बहुत सिंपल सी बात कर रहा है। सेक्शन 34 बोल रहा है, सेक्शन 34 से पहले मुझे एक बात बताओ, इवेंट कंट्रोलेबल चाहिए, अनकंट्रोलेबल? अनकंट्रोलेबल। किसके अनकंट्रोलेबल, किसका? पार्टीज, जो पार्टीज के हाथ में ना हो। यहां बोल रहा है इवेंट किसके हाथ में, एक पार्टी के हाथ में, लिविंग पर्सन के हाथ में, तो वैसे ही कंटिंजेंट नहीं मानोगे, यस या नो? तो क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी सीजेस, दिस टाइप ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी सीजेस। सीजेस कहां पढ़ा था, सीजेस टू एनफोर्सेबल वाला, मार्क कर लो, वर्ड लिख लो उसके ऊपर, सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। तो
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इफ, कब, कंडीशन है कब, जब सर्कमस्टांसेस, इवेंट किसके हाथ में हो, लिविंग पर्सन के हाथ में हो। क्या बोल रहा है, तो कंटिंजेंसी अपॉन द कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, किसके हाथ में, लिविंग। इधर एग्जाम्पल बहुत अच्छा है इसमें, 11 पढ़ेंगे फटाफट से। वेयर ए अग्री टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी क्या कर ले, मैरी कर ले, किसके साथ, सी। देखो इधर क्या बोला इसने, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये बोल रहे हैं बहुत प्यार से कि आप, इनसे बोल रहे हैं आप किससे मैरी कर लो, सी से। तो कुछ इवेंट पे है कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप इसके साथ शादी कर लेते हो तो मैं आपको पैसे दूंगा या दूंगी, जो भी है मिस्टर ए, सपोज 1 लाख रुपए। इफ बी मैरी विद सी, तो इवेंट तो है, कंट्रोलेबल है, हाँ, कौन कंट्रोल कर रहा है, पार्टी। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सही नहीं बैठ रहा कंटिंजेंट की, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फिट नहीं बैठ रहा। तो लिविंग पार्टी के पास जब एक राइट आ गया कंट्रोल करने का, तो नो, इट इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज बिकम वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। जब कंटिंजेंसी डिपेंड करेगी किस पे, लिविंग, कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, मार्क कर लीजिए, कंटिंजेंट डिपेंड अपॉन द कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, देन these type of contract become, these type of contingent contract become voidable, voidable, voidable क्या, void। पढ़ते हैं एग्जाम्पल पूरा। सी मैरी डी, सी ने किससे मैरी कर ली, ये एग्जाम्पल कंटिन्यू है अभी, ठीक है। The act of C rendered the event of B marrying C as impossible, और जहां impossible आ जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, void। पढ़ा था ना अभी, ओके। It is though possible if there is divorce between, possible कब है, जब वो दोनों क्या कर लें, डाइवोर्स कर लें। सर इतना नहीं सोचना मैं तो, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, void, क्योंकि परफॉर्मेंस तो नहीं हो पाएगी। पहली बात तो वैसे ही void है, क्योंकि कंटिंजेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, बी। चलो सेक्शन 34, सेक्शन 35 पे चलते हैं। कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम, ओके। says contingent contract to do or not to do anything if a specified uncertain event happen, okay, within a fixed time, ठीक है। become void if, कब, कंडीशन है। देखो सेक्शन 32 का कॉन्ट्राडिक्टरी सेक्शन है 35। इधर बात नहीं, एक सेकेंड, सेक्शन 32 ने क्या बोला, फटाफट से पलटो, फटाफट से पलटो। सेक्शन 32 ने बोला मेरे को, वेयर अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन इवेंट हैपन्स, then it cannot be enforced by law unless and until the event has happened। तो मतलब अगर हैपन हो जाता है तो एनफोर्सेबिलिटी का राइट आ जाएगा, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। यहां क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है सेक्शन 35, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन्स विद इन अ फिक्स्ड टाइम बिकम void, ओके। इफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एट द expire of time period such event has not been happened, or if
बिफोर द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। बहुत छोटी सी बात करिए, शायद आप भी समझ गए होंगे। इधर परसों बारिश होगी तो मैं आपसे कार लूंगा और पैसे दूंगा। बारिश परसों नहीं हुई, तीसरे दिन हुई, ठीक है। तो क्या ये इवेंट तो हुआ ना, क्या विद इन टाइम हुआ? तो क्या मानोगे, क्या मानोगे? वर्ड। चलो, परसों बारिश होगी, 4 बजे होगी तो ही कार एक्सचेंज होगी। आप मुझे काट देंगे, मैं पैसे दूंगा। परसों बारिश हुई, 5 बजे हुई, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करा सकता हूं मैं, आप करा सकते हो। क्यों? 4 बजे नहीं हुई ना, हमने क्या बात करी थी? 4 इवेंट हैपन्स बट नॉट विद इन द टाइम। इफ इवेंट हैपन विद इन द टाइम, सेक्शन 32 इज अट्रैक्टेड, एनफोर्सेबिलिटी का राइट आ जाता। हम रूल्स पढ़ रहे हैं एनफोर्समेंट के, राइट। अगर 4 बजे बारिश नहीं हो रही तो आप ये मानिए कि आप इसको एनफोर्स नहीं करा सकते। सर कॉन्ट्रैक्ट तो कंटिंजेंट है, परसों बारिश होगी, काट देंगे, लेंगे, पैसे देंगे, लेना, ठीक है। टाइम नहीं लिखा, परसों बारिश हुई 5 बजे हुई, आपने परफॉर्मेंस नहीं करी। या परसों बारिश हुई 9 बजे हुई रात को, आपने बोला नहीं मैं नहीं दे रहा कार, या मैं नहीं दे रही कार। मैंने बोला बेटा बारिश तो हो गई ना आज, काट दो इधर। आपने कहा नहीं। क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूं? आपने एक प्ली दी कोर्ट में जज को कि सर बारिश हुई आफ्टर बिजनेस आवर्स हुई 9 बजे, जस्टिफाइबल है प्ली। कोर्ट कहेगा अगर आपको टाइम की दिक्कत थी तो आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना था टाइम। समझ पा रहे? हाँ, तो अगर टाइम मेंशन है, स्पेसिफाइड टाइम, या तो उससे पहले हो रही है उसके बाद हो रही है, इट इज नॉट कंसिडर एज अ हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। समझ पा रहे हो? यस। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएंगे? वॉइड। सेक्शन 35। किसी को कोई क्वेरी? चलें आगे। सर सेक्शन 35 ही पढ़ रहे हैं, कंटिंजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन स्पेसिफाइड फिक्स टाइम। क्या बोल रहा होगा इसमें? अरे क्या बोल रहा होगा, क्या बोल रहा होगा? पढ़ ही लेते हैं सर हम तो। सेक्शन 35 ऑल्सो सेज दैट, कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। ऑल्सो सेज दैट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम। 5 बजे बारिश होनी थी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, नहीं हुई, ठीक है। मे बी एनफोर्स बाय लॉ व्हेन the time fix has expired and such event not happen, or before the time fix has expired, if it become certain then that such event will not be happen। इतना नहीं, अगर टाइम पे बारिश नहीं हुई तो void, सिंपल, खत्म, ठीक है सर। टाइम पे बारिश हो गई, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्समेंट का राइट आ गया। कौन से सेक्शन में? 32 में, 35 में नहीं, 2 में, ठीक है। ओके, चलें आगे। अरे चलें सर, लास्ट है एनफोर्समेंट, फटाफट से देख रहे हैं। कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, बिना देखे बताओ, इम्पॉसिबल इवेंट है, क्या होगा? देखते हैं। सेक्शन 36 क्या कह रहा है? कंटिंजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट बिकम, इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स, 0% प्रोबेबिलिटी थी बारिश की, बट हो गई परसों बारिश, ओके। आर वर्ड, इम्पॉसिबल तो हमेशा वर्ड है,
देखना ही नहीं आपको कुछ भी। Whether the impossibility of event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made. Impossible is equal to void. Simple. आपको पता है नहीं पता नो। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करो कंटिंजेंट। पहले आपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करा तो इसका मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी थी कुछ होने की कुछ ना होने की, यस या नो। बाद में कुछ होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए, वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। अगर दोबारा से प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई कि यस बारिश होगी अब, वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो नया कॉन्ट्रैक्ट करो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही है? इम्पॉसिबल इज इक्वल टू वॉइड, सिंपल। ठीक है, ओके। कोई क्वेरी? हाँ जी बोलिए। 33 में और 36 में। 33 क्या बोलता है? नहीं होना। अगर इवेंट नहीं हुआ तो क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। वॉइड नहीं माना जाएगा। आप क्या नहीं करा सकते? एनफोर्स नहीं करा सकते। वहां बात कर रहा था अगर इवेंट नहीं हुआ तो एनफोर्सेबिलिटी का राइट नहीं आएगा। 36 में क्या बोला कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है तो ये तो वॉइड है शुरू से। ठीक है, ये तो शुरुआत से ही वर्ड है, कंटिंजेंट तो था ही नहीं इसमें कुछ। जी नहीं, ये सेपरेट है, वो सेपरेट है। चले आगे। चलिए सर, बिना देखे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करते हैं, बिना देखे। अगर आपको सेक्शन याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है ना। कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। सर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कितनी कंडीशन के साथ? 5। कुछ करना, टू डू, नॉट टू डू, डज नॉट, क्या कोलेटेड टू अ सच कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है, ओके। व्हेन द प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट होंगे या इम्पॉसिबल होंगे? कंटिंजेंट। 0 इम्पॉसिबल, ओके, वर्ड हो जाएंगे। वेरी गुड सर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें। जो इवेंट होगा सर्टेन चाहिए, अनसर्टेन? अनसर्टेन। कोई कंट्रोल कर पाएगा उसको? नो, नॉन कंट्रोलेबल। कोई भी पार्टी के बिहाफ पे अगर कोई पार्टी कर रही है सी और डी से मैरी करना, सी कंट्रोल कर रहा है, नो, इट इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या इसको एनफोर्स करा सकते हो? अरे करा सकते हो। इफ द इवेंट हैपन्स तो इसको एनफोर्स करा। इफ द इवेंट इज नॉट हैपन, नहीं करा। अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई फ्यूचर में, इम्पॉसिबल वर्ड डिक्लेयर कराओ। ठीक है, शुरुआत से ही इम्पॉसिबल है 36, शुरू से वर्ड। ठीक, ओके। ये था हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, लॉ हमें क्या समझा रहा था? क्वासी के बारे में। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने क्रिएट नहीं करे, लॉ ने करे। ना तो मैंने ऑफर दिया, ना उधर से एक्सेप्टेंस आया, ना कोई एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट भी नहीं बना था, बट किसने क्रिएट करे थे? लॉ। लॉ ने क्रिएट करे तो ड्यू टू क्रिएशन बाय लॉ इट इज एन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म बाय मी, यस या नो? ओके। कॉन्ट्रैक्ट तो है, लॉ ने क्रिएट करे हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेन होता है? परफॉर्मेंस। ठीक है ना, ओके। परफॉर्मेंस नहीं करी, ब्रीच मानेंगे, वेदर एक्चुअल और एंटिसिपेटरी। आई होप आप लॉ को लगाना सीख रहे हो साथ में। क्या मानेंगे? एंटिसिपेटरी या एक्चुअल? उसका क्या क्लेम करेंगे? डैमेजेस। कैसे करेंगे? स्यू फाइल करके। उससे ऊपर भी चाहिए रेमेडी। ये तो हमेशा रहेगा चैप्टर यूनिट नंबर 5, है ना। कुछ गलत हो रहा है, आप यूनिट 5 में आ जाओ फटाफट। चलो सर, यूनिट 6 नेक्स्ट, क्वासी। बिफोर वी प्रोसीड विथ क्वासी, एक कॉन्ट्रैक्ट आपको डिफरेंस में दिया गया, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। बात कर लेते हैं, आप पढ़ के आएंगे, होमवर्क है आपके लिए, पढ़ेंगे घर पे।
इधर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं विद एन एग्जांपल। अब बताइएगा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने एक स्टॉक शेयर्स में इन्वेस्ट करा 1 लाख रुपीस, 60% प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाएगा, यही होता है। हाँ, मैंने 1 लाख रुपीस रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्ट करे हैं, 1 लाख रुपीस, 60% प्रोबेबिलिटी है कि अप साइड जाएगा, 40% प्रोबेबिलिटी है कि डाउन साइड जाएगा। क्या अप डाउन जाना मेरे कंट्रोल में है? रिलायंस के कंट्रोल में है? नो, डिमांड सप्लाई है ना। डिमांड ज्यादा प्राइस अप, डिमांड कम प्राइस, ये तो लॉ इक्यू में पढ़ा होगा ना आपने। हाँ, तो शेयर्स का प्राइस भी डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करेगा। ओके, और डिमांड सप्लाई ना तो मेरे कंट्रोल में ना, ठीक है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? कितनी कंडीशन थी? 5 लगा के दिखाओ। टू डू और नॉट टू, कुछ करने के लिए है, ना करने का है, तो फिर वेजरिंग, ये तो पढ़ा भी नहीं वेजरिंग। अरे बताइए, 60% प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाएगा स्टॉक, 40% कि नीचे जाएगा। मेरा और रिलायंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? कंटिंजेंट। कैसे? इवेंट है किस चीज का? ऊपर जाने का, नीचे। अच्छा, सेक्शन 32 3 क्या 33 प्रोबेबिलिटी की बात हुई है। ओके, एक सेकेंड, स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो तो अलग बात है। पहले आप ये सोचो कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल रहे हो आप उसको, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है? कॉन्ट्रैक्ट कुछ कंडीशंस हो रही है, कुछ काम हो रहा है, ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज हो रही है, तो ही तो बनेगा। मेरा और रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट तो जब बना होगा जब हमने ये खरीदा होगा स्टॉक। यस या नो? ऊपर जाना नीचे जाना इससे क्या मतलब है? ये तो एडिशनल एक्टिविटी है ना। अरे यस या नो? तो जब मैंने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट और रिलायंस ने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, तो एक ऑफरर होगा एक ऑफरी होगा। इसने ऑफर करा होगा, मैंने एक्सेप्ट करा होगा। एक होता आईपीओ, नाम सुना? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसने आईपीओ दिया मार्केट में, मैंने एक्सेप्ट करा इसका आईपीओ, 1 लाख रुपए लगाए, प्रॉमिस बन गया, कंसिडरेशन अग्रीमेंट बन गया, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब एक एक टर्म सिखाई नहीं जाएगी। अरे यस या नो? कौन सा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। खरीदने बेचने का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। ऊपर नीचे जाना तो इसका एडिशनल रिक्वायरमेंट, एडिशनल काम है, इससे मुझे क्या मतलब? हाँ, अब मैं आपसे बात करता हूं, रिलायंस तो पिक्चर से आउट, मैं मालिक हूं 1 लाख रुपए शेयर्स का रिलायंस में। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं आपको 5 लाख रुपीस दूंगा इफ, अगर ये मेरा जो स्टॉक है ये ऊपर गया तो मैं आपको कितने दूंगा? 5 लाख, अदरवाइज कुछ नहीं। विराट कोहली ने नेक्स्ट बॉल पे 6 मारा तो 10 लाख रुपए दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। प्रोबेबिलिटी तो यहां पर भी है, बट ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? वेजरिंग, सट्टा, अगर हिंदी में बात करें, ठीक है। हाँ, कंटिंजेंट, इधर देखो, अब डिफरेंस निकालना पड़ेगा इसमें कि कौन से कंटिंजेंट, कौन से वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। यस या नो? अरे वो साथ में। हाँ, कब तो कंटिंजेंट मानोगे
और कब वेजरिंग मानोगे, कब मानोगे? क्या कीवर्ड है एक मेन, बस खत्म हो रहा, थिन लाइन का डिफरेंस है। अनसर्टेन दोनों में, बारिश ना होना ना होना अनसर्टेन, विराट कोहली से छक्का लगना ना लगना अनसर्टेन। हाँ जी, क्या डिफरेंस है, पढ़ लिया? मुझे तो पता है। हाँ चलिए फटाफट से देख रहे हैं डिफरेंस। सर आज ये फटाफट से पेज नंबर 2.142 डिफरेंस मीनिंग देख रहे हैं। कंटिंजेंट, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद रेफरेंस टू कोलेटरल इवेंट, ओके, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस टू गिव, मार्क करेंगे, प्रॉमिस टू गिव मनी, ओके, और मनीज वर्थ with reference to uncertain event happening or not happening। विराट कोहली आउट हो जाए, 5 लाख रुपए पैसे दूंगा, इट इज अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही है बात? जहां मनी इन्वॉल्व हो जाएगी और जहां अनसर्टेन इवेंट इन्वॉल्व होगा, कंटिंजेंट, फिफ्थ कंडीशन। तो इधर वेजरिंग में और कंटिंजेंट में कंडीशन नंबर 5 का ही डिफरेंस है, कोलेटरल और वहां पर मनी, बस खत्म बात। समझ पा रहे हो? यस ठीक। बाकी का आप होमवर्क में पढ़ के लाएंगे, वेजरिंग क्या है, कंटिंजेंट क्या है। क्वासी पे चलेंगे, 1 मिनट का ब्रेक, फिर प्रोसीड करेंगे क्वासी और खत्म करेंगे क्वासी। सर
चलिए सर फटाफट से आइए। चलिए कंटिंजेंट हमने जाना, अब हम बात कर रहे हैं क्वासी की, राइट? ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स बिना देखे कितना समझा हमने क्वासी के बारे में? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो किसने क्रिएट कर रहे हैं? लॉ ने। पार्टीज की इंटेंशन नहीं थी उसकी क्रिएट करने की, बट लॉ ने क्रिएट करें तो परफॉर्म तो करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल देना चाहेगा कोई? ओके और क्या मॉरल इज कंसिडर एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? आर मॉरल आर कंसिडर एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? मैं पूछ रहा हूं जनरली। नो? अरे कुछ एडिशनल पूछ सकते हैं ना। योर मॉरल्स इज कंसिडर एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी, हाँ वही पूछ रहा हूं। फॉर एन एग्जाम्पल देता हूं, आपको रास्ते में जाते हुए पता चला कि एक व्यक्ति जो आपसे आगे वाली लाइन में था उसका वॉलेट गिर गया, राइट? आपने उसकी स्कूटी का नंबर देख लिया था, आपको पता है कि कौन है, ठीक है? आपकी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या लॉ ने क्या था उठा के दे से? ओके, आपने फिर भी उठाया और उसको दिया, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये सोशल मॉरल ऑब्लिगेशन कुछ तो परफॉर्म करा है ना आपने? हाँ, और परफॉर्म कहाँ करते हो आप? कॉन्ट्रैक्ट में। फॉर एन एग्जाम्पल मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ेंगे, ठीक? तो परफॉर्मेंस हो रही है, एग्जीक्यूशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट था। तो वो पर्स उठाना जो आपने परफॉर्म करा है, इट इज कंसिडर एज अ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस तो है। परफॉर्मेंस कहाँ होती है? कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ये? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? आपने, उस व्यक्ति ने बोला था आपसे पर्स उठा के दे दीजिए प्लीज? नो। क्रिएटेड बाय प्रॉमिसर? नो। क्रिएटेड बाय प्रॉमिस ही आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? नो। बट परफॉर्म तो कराना आपने। ओके, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? लॉ ने क्रिएट करा। अगर आपने पर्स उठा लिया उसका, तो हाँ, लॉ ये जरूर कहेगा कि आप उसकी मनी या उसके डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते। ये लॉ ने क्रिएट करा कि आपको उसको वापस करना पड़ेगा। अगर आप रख लोगे तो ये कॉन्स्टिट्यूट होगा एज अ चोरी। यस या नो? हाँ, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से इंग्लिश में भी वही नाम है, बार बार याद दिला दो। आईपीसी नहीं है, भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से आपको उस पर पेनल्टी लगेगी, ठीक है? तो हाँ, आपने पर्स उठाया और उसको दिया, इट इज एन परफॉर्मेंस। ये कॉन्ट्रैक्ट ना तो आपने क्रिएट करा, ना उसने, ना आपकी इंटेंशन थी, ना उसकी, बट आपने परफॉर्म किया, तो ये क्या माना जाएगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ते हैं क्या कह रहा है? अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन, वैलिड की बात कर रहा है, पता है आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट कंटेन सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स। कौन से हैं? कौन से? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ प्लस सेक्शन। ओके, सच एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आते हैं उसमें? यस, सच एज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन एंड फ्री कंसेंट। सही बोल रहे हैं? बट समटाइम द लॉ implies a promise imposing obligation on one party and conferring the right in favor of other. Even
where there is no offer, no acceptance, no genuine consent, lawful consideration भी नहीं है, etc. ठीक है. And in fact neither agreement nor promise, कुछ भी नहीं था. Okay, such cases are not contract in strict sense. ये contract नहीं है. Reason, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, इंटेंशंस होंगी, सेक्शन 10 एनफोर्सेबिलिटी का राइट, कैपेसिटी, माइनर नहीं आ सकता है और ये सब कुछ होगा. बहुत कुछ पढ़ गए हैं. तो ऐसा तो कुछ नहीं है. ओके, तो फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इन स्ट्रिक्ट सेंस. लॉ ने लिखा है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा अगर हम स्ट्रिक्टली पढ़ें लॉ को. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. बट लेकिन however exception, the court, कौन कह रहा है? लॉ नहीं, court recognize them as relation resembling those of contracts and enforce them if, as if, क्या लिखा है? they were contract. लॉ ने तो बोला ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट कोर्ट बोलेगा इसको हम ट्रीट करेंगे, कंसिडर करेंगे, रिजेंबल करेंगे एज अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, बट सर कॉन्ट्रैक्ट में तो ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होती है, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी. हाँ, लॉ ने क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कोर्ट कह रहा है मैं ट्रीट करूंगा कि क्या है, कौन सा. ठीक है. एंड हेंस द टर्म क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसको क्या मानेंगे आप? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लॉ में दिखा दो मुझे. मिलेगी ही नहीं. किसकी मिलेगी? कॉन्ट्रैक्ट की, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें एग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी, सेक्शन 10 होगा. ठीक है सर, बट कोर्ट मानेगा तो मार्क कीजिएगा, कोर्ट रिकॉग्नाइज, फटाफट से. कोर्ट रिकॉग्नाइजेस देम as relation resembling those of contracts. कीवर्ड है. और सेकंड मार्क कीजिएगा, such cases, इसके ऊपर लाइन में पढ़ रहे हैं, such cases are not contract in strict sense as per law. लिख लो उसके ऊपर, as per law. सर देखो, हमने कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करा, हमने बोला एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन चाहिए, बट आते आते चेंजेस होते जा रहे हैं, है ना. उसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट है, तो हाँ है. ठीक है, पढ़ते हैं आगे. इवन इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन सोशल रिलेशनशिप आती है क्या कॉन्ट्रैक्ट में? अरे सोशल नो, पहले ही मना कर दिया था. सोशल और डोमेस्टिक. ओके, सर्टेन सोशल रिलेशनशिप गिव राइज टू सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन टू बी परफॉर्म बाय सर्टेन पर्सन. ठीक है, दीज आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. इन्हें क्या माना जाएगा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, एज दे क्रिएट सम ऑब्लिगेशन एज इन केस ऑफ रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट. ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्वासी है. क्वासी मतलब अधूरा कॉन्ट्रैक्ट. पूरा नहीं, पूरा तो वैलिड होता. क्या मानेंगे? अधूरा कॉन्ट्रैक्ट. ओके सर, एक टर्म है जीएसटी या टैक्सेशन लॉ में, बोल लो क्वासी जुडिशियल. क्वासी जुडिशियल, व्हाट डू यू मीन जुडिशियल या जुडिशरी? अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ जी, जुडिशरी या जुडिशियल? जजेस को बोलते हैं जुडिशरी, पता है आपको बात? जजेस को बोलते हैं जुडिशियल्स. ओके, तो टैक्सेशन में एक कॉन्सेप्ट है क्वासी जुडिशियल, मतलब जज तो नहीं, अधूरा जज. अरे जुडिशियल मतलब जज
और क्वासी जज मतलब क्वासी जुडिशियल मतलब अधूरा जज। अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो टैक्सेशन में एक कंसेप्ट आता है अथॉरिटीज का, टैक्स ऑफिसर्स, राइट। टैक्स ऑफिसर्स क्या करते हैं? असेसमेंट्स करते हैं किसकी? टैक्स पेयर की, कि जो टैक्स पेयर ने टैक्स पे करा है वो सही तरीके से पे करा है, ये गड़बड़ करी, असेसमेंट करते हैं, राइट। ओके, कौन करता है? टैक्स ऑफिसर। तो लॉ में, टैक्सेशन लॉस में बोला टैक्स ऑफिसर आर ऑल्सो ट्रीटेड एज क्वासी जुडिशियल्स। उनको पूरा जज मत मानना, अधूरा जज मानना, मगर जज मानना, ठीक है। ऐसी कॉन्ट्रैक्ट को बोला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हाँ अच्छी बात है, बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंडीशंस है, ऑफर एक्सेप्टेंस, सेक्शन 10 एंड ऑल, बहुत सारी, हाँ। तो इनको कॉन्ट्रैक्ट तो आप जब मानोगे जब ये कंडीशन पूरी होंगी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट एक अधूरा कॉन्ट्रैक्ट भी मान सकते हो, विच इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। समझ में आ गई बात? चलते हैं आगे। सर क्या कहना चाह रहे हैं? सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। इधर अ क्वासी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा नाम दे रहे हैं इसको, मार्क कर लीजिए, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट अपॉन मैक्सिम। मैक्सिम आपको याद नहीं करनी। इधर सर अगर मैं बात करूं व्हाट आर द रिलेशन या व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो सब एक्टिव हो जाओ, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, है ना। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको झुक के बैठना पड़े। हाँ जी, व्हाट आर द रिलेशन या व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंटिंजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? कंटिंजेंट 5 कंडीशन, क्वासी लॉ में नहीं है, जजेस मानते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये लिखोगे ना। हाँ, क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं? पहली सिमिलरिटीज ये कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पे नहीं होते। ओके, डिफरेंसेस की बात करें, कंटिंजेंट डिपेंड अपॉन अनसर्टेन, क्वासी certain event which can be controllable, अरे which can be controllable by one party। सर कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों में, है ना। क्वासी अलग है और कंटिंजेंट अलग है। हाँ, ये बोल सकते हो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, रिलेशन कितना है, ये कॉन्ट्रैक्ट है दोनों, बट कोई डिफरेंसेस, कोई सिमिलरिटीज इसमें नहीं बैठती। सिंपली वो कंटिंजेंसी की बात करता है, वो अनसर्टेन इवेंट की बात करता है, ये लॉ की, कोर्ट की बात करता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है। यस या नो? चलते हैं आगे। सर साइलेंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो आपके क्वासी के। फर्स्ट बोल रहा है, इन द फर्स्ट प्लेस सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। मतलब क्या कह रहे हैं? इन फर्स्ट प्लेस सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी। मतलब कौन सा राइट? मनी का राइट। क्या कह रहा है? सच अ राइट इज ऑलवेज, हमेशा, अ राइट टू मनी एंड जनरली नॉट दो ऑलवेज टू अ लिक्विडेट सम ऑफ मनी। तो मतलब जो आपने वॉलेट दिया है सामने वाले को, वो आपको कुछ मनी देगा, आपका राइट है। सोच के बोलिएगा। साइलेंट फीचर पढ़ रहे हैं दोबारा से। इन फर्स्ट प्लेस सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी
and generally, though not always, to a liquidate sum of money. मतलब आगे चलिए, क्या पता कुछ मिल जाए. सेकेंडली, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी एग्रीमेंट. ये तो सही है, ओके, ऑफ द पार्टी कंसर्न, बट इट इम्पोज्ड बाय, मार्क कर लीजिए, इम्पोज्ड बाय लॉ. Thirdly, it is a right which is available not against all the world, okay, but against a particular person or persons only. ठीक है. So that in this respect it is resembles a contractual right. इधर वॉलेट मिला, आसपास कोई नहीं था, किसे दोगे? सही बोल रहे हैं ना? किसे दोगे? पुलिस को. ऐसा नहीं कि रख लोगे, हाँ लिखा है तो ये मत सोचना रख लोगे, ठीक है. वॉलेट मिला, किसे दोगे? अगर नहीं दिया तो कुछ आपको दिक्कत है? कोई लॉ आप पे इम्प्लीकेशन डाल रहा है? नो. आप अपने मोरल्स पे काम करो. फिर अगर लॉ नहीं है, पहले आता है लॉ, फिर आते हैं मॉरल्स, राइट? ओके. लॉ ने अगर आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगाई तो फिर क्या देखोगे? मॉरल्स देखोगे ना. हाँ, तो क्या बोल रहे थर्डली कि राइट, दिस इज अ राइट विच इज अवेलेबल नॉट अगेंस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड. ये राइट अवेलेबल है कोई एक पर्सन के लिए. पर्स गिरता हुआ देखा उस पर्सन की जेब से, वॉलेट गिरता हुआ देखा, तो उस पर्सन को दोगे, हाँ देना पड़ेगा उसको, बट देखा ही नहीं किसका है. तो लॉ तो आप पे कुछ इंप्लीकेशन नहीं लगा रहा, बट अपने मॉरल से देख लेना क्या करना है, ठीक है. सो दैट इन दिस रिस्पेक्ट इट इज रिजेंबल अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट. ठीक. सेकेंड और थर्ड तो समझे. कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट क्रिएटेड बाय लॉ. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट जो है वो किसके अगेंस्ट है? केवल एक पर्सन के अगेंस्ट, ना कि पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट. ये लॉ लिख रहा है आपके लिए बात. फर्स्ट क्या है? अब पढ़िएगा. फर्स्ट प्लेस, सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी एंड जनरली नॉट, कॉमा टू कॉमा छोड़ेंगे, एंड जनरली टू अ लिक्विडेट सम ऑफ मनी. क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? मनी के रूप में. ये राइट है किसका? मनी का. मनी का राइट है ना. किसको मनी मिलेगा? हाँ जी, जिसको उसको मनी मिलेगा. उसके वॉलेट में पैसे ही ना हो तो. एक केस ऐसा हुआ, आपने वॉलेट दिया, उसने आप पे ही एलिगेशन ये लगा दिया कि आपने पैसे निकाल लिए, चोरी करिए. बताइए क्या होगा इस केस में? अरे क्या होगा? देखो, हम और कोई लॉ तो डिस्कस करने बैठे नहीं है, हमें तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे बात करनी है. सेकंड और थर्ड आप समझ गए. फर्स्ट का मतलब क्या है? मनी किसे मिलेगा, और मनी का मतलब क्या है यहां पर? हाँ जी, चलिए लास्ट बार पढ़ेंगे और फिर खत्म करेंगे. क्या कह रहा है? इन द फर्स्ट प्लेस, सच अ राइट इज ऑलवेज अ right to money and generally to a liquidate sum of money. मनी का मतलब क्या है यहाँ पर? पैसे से नहीं है. देखो लॉ में चेंज हो जाते हैं, मतलब परफॉर्मेंस है यहाँ पर. पढ़े दोबारा से? अरे पढ़े.
क्या कह रहा है? सच अ राइट इज ऑलवेज अ राइट टू परफॉर्मेंस, ओके, एंड जनरली टू अ लिक्विडेट सम ऑफ परफॉर्मेंस। लिक्विडेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? क्विक, हाँ है ना, क्विक, हाँ। तो परफॉर्मेंस तुरंत देनी है, किसको देनी है? उस व्यक्ति को देनी है जिसको आपने क्लियरली आइडेंटिफाई। वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, ठीक है सर। अगर हम क्वासी की बात करें और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी? 3 पढ़ी। अच्छा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लॉ में तो इसका नाम ही नहीं मिलेगा स्ट्रिक्ट सेंस में, बट कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है एज अ, या ट्रीट करता है, रिजेंबल्स करता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो देयरफॉर ऑब्लिगेशन भी करनी पड़ेगी, किसे? किसी एक पार्टी को, ठीक है, ओके। आगे बोला क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, ऑब्लिगेशन क्विक परफॉर्म करनी पड़ेगी। सेकंड, ये क्रिएटेड होगा बाय लॉ। थर्ड एंड लास्ट, हाँ जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं है, उस पर्सन के लिए है। समझ में आती है बात? ठीक है सर, आगे चलते हैं, फटाफट से कंप्लीट करेंगे यूनिट। कोई क्वेरी तो नहीं है? मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बनेगा यूनिट नंबर 5 में, राइट? जो पढ़ने जा रहे हैं केसेस, और कोई रिलेशन नहीं है किसी एक केस का। कोई भी एक केस स्टडी उठा के आपके एग्जाम में डाल देगा ICI। 5 केस स्टडी हैं, 5 केसेस हैं, कोई रिलेशन नहीं है, पहले बता दूं। एक केस उठेगा 5 नंबर का आ जाएगा, अगर क्वासी से आपका क्वेश्चन आना है तो। फर्स्ट केसेस पढ़ रहे हैं, क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाई, सेक्शन 60, पहले बॉक्सेस देखिए। सेकंड, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 60, obligation of a person enjoying the benefit of non-gratuitous act, section responsibility of finder of goods, section 70, money paid by mistake or under caution, section 70। फटाफट से देखते हैं section 68, claim for necessary supply to a person incapable of a contracting। If a person incapable of entering into a contract, कौन से हैं और कौन से सेक्शन में लिखे हैं? सेक्शन 11। कौन कौन से? माइनर, अनसाउंड माइंड और anyone whom he is liable bound to support is supplied by another person with necessaries suited to his condition in life. The person who has furnished such supply is entitled to reimburse from the property of such incapable person, okay। Example पढ़ रहे हैं, it supplies B, a lunatic or a minor with necessary suitables to his condition in life, is entitled to be reimbursed from B's property। इधर एक पर्सन है, इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, उस पर्सन की कोई हेल्प कर देता है किसी भी रूप में, क्या उसको अमाउंट रिएम्बर्स होना चाहिए या नहीं? अरे यस या नो? किसी लॉ में लिखा है? किसी लॉ में लिखा है? अरे यस या नो? अच्छा, अगर पैसा वापस होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था परफॉर्मेंस का, कि उसने तो अपनी परफॉर्मेंस कर दी एट द टाइम ऑफ नेसेसरीज, बट उसको रिएम्बर्समेंट के लिए सेकेंड ट्रांजैक्शन भी पूरी करानी पड़ेगी ना। तो वो जो सेकेंड ट्रांजैक्शन पूरी कराना चाह रहा है, तो इसका मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा बायलैटरल
सॉरी यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक परफॉर्मेंस हो चुकी है और एक पेंडिंग है। अरे यस या नो? हाँ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट तो था, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो क्या वो पर्सन रिएम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल है? अगर उसने किसी एक पर्सन की हेल्प करी उसकी जरूरतों में, जो पर्सन डिस्क्वालीफाई था, जो पर्सन अनसाउंड माइंड का था, या वो पर्सन माइनर था एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, यस या नो? यस, सेक्शन 68 उसको रिएम्बर्समेंट मिलेगा। ठीक है, ओके सर। टू एस्टैब्लिश हिज क्लेम द सप्लायर मस्ट प्रूव not only the goods were supplied to the person who was the minor lunatic, but also that they were suitable to his actual requirement at the time of sales and delivery। इधर जो उस माइनर को अपने नेसेसरी प्रोवाइड करे, एक नेसेसरी का सेक्शन होता माइनर में 60, और अब कौन सा बता? वहां पे क्या पढ़ा था? सोच के को दी जाएगी, उसका रिएम्बर्समेंट कहां पढ़ रहे हो? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। देखो मिला के पढ़ना जरूरी है, वहां से उठाएंगे, इसको जोड़ देंगे, केस स्टडी 5 नंबर। आपको लगेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारी है, भारी है क्या? मुझे तो नहीं लगता। अरे भारी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ कंटेंट ज्यादा है, ये तो मैं कह सकता हूं। तो सेक्शन 68 पढ़ के आए हो, जहां पर किसकी बात करिए? नेसेसिटीज सप्लाई की जाएंगी किसको? माइनर को। ठीक है, उसका रिएम्बर्समेंट भी ले सकते हो क्या? हाँ जी ले सकते हैं। कौन से सेक्शन में मिलेगा? 68 में। ठीक है, लिख लीजिए, रेड विथ सेक्शन 68 अंडर माइनर कॉन्सेप्ट। सर पॉइंट नंबर बी, केस बी, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 69। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to reimburse by other। इधर आपका चलान कट गया, आपकी स्कूटी थी, उस चलान की पेमेंट कौन करेगा? आप ही करेंगे, आप ही तो करोगे, बिकॉज आप मेजर हो चुके हो, 18+ हो। ठीक है, उसका पेमेंट आपके या तो पिताजी, आपके फ्रेंड, कोई और करता है। करना किसे? आपको, बिकॉज यू आर द मेजर वन। अगर आप माइनर होते तो आपके नाम में स्कूटी नहीं होती, पहली बार, है ना? यू आर द मेजर वन, आपके नाम में स्कूटी, आपके नाम पे चलान कटा है, 1000 रुपीज का चलान है, उसको पे कौन करेगा? आप करेंगे। आपने गड़बड़ करी है, उस चलान का पेमेंट कौन कर देता है? या तो फादर साहब कर देते हैं, आपके फ्रेंड कर देते हैं। तो फादर साहब और फ्रेंड इज एंटाइटल्ड टू रिएम्बर्स द अमाउंट ऑफ 1000 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69। वो एलिजिबल है, वो एंटाइटल हैं अपना पैसा वापस मांगने के लिए। ओके, समझ में आ रही है बात? यस, मैं बोल रहा हूं इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस एक केस उठाएंगे, एग्जाम में दे देंगे, याद रहना चाहिए 69, 68 क्या लिखा है उसमें, कोई रिलेशन नहीं है किसी भी प्रकार से इन केसेस का। ठीक है सर, सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिटियस एक्ट। व्हाट डू मीन ऑफ नॉन ग्रेटिटियस एक्ट? हाँ जी, जो अपनी इच्छा से ना करे हुए हो। तो ऐसे तो क्वासी में भी था ना, कोई रिलेशन नहीं, बट एग्जांपल दे रहा हूं। क्या क्वासी में जो मैंने एक्ट करे वो अपनी इच्छा से करें? अपनी इच्छा से नहीं करें, नहीं करें, अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था। परफॉर्मेंस अपनी इच्छा से थी या नहीं थी?
कॉन्ट्रैक्ट इच्छा से नहीं था, ये तो ठीक है क्वासी। अरे थोड़ा सा खत्म हो रहा है, बस 2-3 केस बच रहे हैं, यूनिट खत्म हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट अपनी इच्छा से नहीं था, जिसमें ना तो इच्छा से ऑफर था, ना ही इच्छा से क्या था, एक्सेप्टेंस था, ना ही कोई एग्रीमेंट, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट था। यस क्वासी में। बट क्या परफॉर्मेंस अपनी इच्छा से थी क्वासी में? अरे थी या नहीं थी? यस या नो, फटाफट से। हाँ जी, यस या नो? इच्छा से थी परफॉर्मेंस? नो, इच्छा से नहीं थी परफॉर्मेंस वहां पर, मतलब कुछ भी इच्छा से नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट भी कौन क्रिएट कर रहा था? लॉ। परफॉर्म क्यों करना पड़ रहा था? क्योंकि क्रिएट बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज ऑब्लिगेशन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर, क्या कहना चाह रहे हैं? सेक्शन 70 वेयर अ पर्सन lawfully does anything for another person, ठीक है, और deliver anything to him not intending to do so gratuitously, and such other person enjoy the benefit thereof. The latter what? Second person जिनने एंजॉय करा बेनिफिट इज बाउंड, लायबिलिटी लगा रहे हैं, मार्क कीजिए, सेक्शन 70 इज बाउंड टू पे कंपनसेशन टू फॉर्मर फर्स्ट पार्टी, जिसने परफॉर्म किया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग सो डन और डिलीवर। तो जो आपने पर्स दिया, वॉलेट दिया, जिसका गिर गया था उस पर्सन को, उसने बेनिफिट एंजॉय करे, उसको वापस से सारे डॉक्यूमेंट, वापस से मनी मिल गई। यस या नो? ओके। आपने अपनी इच्छा से दिया? नो। आपको लगा मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ ने क्रिएट करा है, पर्स दिख गया, मैंने उठा लिया, तो मुझे देना है। क्या सामने वाला व्यक्ति कुछ पैसे देगा आपको? हो सकता है दे, हो सकता है। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो आप उसको कोर्ट में ले जाओगे? क्यों? सेक्शन 70 कुछ नहीं है। सेक्शन 70 कब इवेंट अट्रैक्ट होगा? इसका कब अट्रैक्ट होगा? या मस्ट की कंडीशन है, मे की कंडीशन है कंपनसेशन के आगे? में क्या लिखा है? बाउंड टू पे कंपनसेशन टू द फॉर्मर व्हेन, लिख लो आगे, व्हेन द फॉर्मर फाइल अ सूट अगेंस्ट द लेटर। हमेशा नहीं, when the former filed a suit against the latter. तो पैसे तो देगा, कंपनसेशन तो देगा कब? सूट फाइल। सर कुछ प्लेंटिफ करके कुछ दे रखा है, वो सारे हमने पॉइंट लिख लिए हैं। आप देख रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, सेक्शन 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अ पर्सन हु फाइंड गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक, मार्क कीजिए, एंड। पहले तो बोला किसी ने अगर फाइंड कर लिए हैं, ठीक है, पहली कंडीशन, हु फाइंड द गुड्स नॉट सर्विसेज, हु फाइंड द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, जो किसी और से बिलोंग करता है, आपसे नहीं। ओके, या ये क्यों नहीं लिखा? ओनर वर्ड क्यों नहीं लिखा? बिलोंग वर्ड क्यों लिखा है?
फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अपने स्टाफ को बोला, जो बाहर ऑफिस बॉय है, मैंने उसको बोला कि बॉस आप मेरी कार की चाबी लो और उसकी सर्विस करा लो। ठीक, कार की चाबी उनकी जेब से गिर गई, किसी ने कार की चाबी देख ली, फाइंड कर ली, उन्हें पता चल गया कि इस व्यक्ति की जेब से गिरी है, तो वो कार की चाबी मेरे को देंगे या उनको देंगे? वो कार की बिलोंगिंग्स टू हिज, वो कार की क्या बिलोंग करती है उस ऑफिस बॉय पे, उस ऑफिस बॉय को। हाँ, तो आपको ओनरशिप का पता नहीं लगाना। जब आपको गुड्स मिला, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इतनी है कि इसकी जेब से गिरा तो इसका ही है। आपको ये नहीं देखना कि वाकई में इसका, अरे पेपर दिखा कार के, नहीं, इंस्पेक्शन करना नहीं है आपका काम। इसकी जेब से गिरा तो इसका, चाहे इसने चुराया है, चाहे इसको मिला है, चाहे इसके पास अथॉरिटी है या नहीं है। समझ पा रहे हो? तो क्या कहना चाह रहा है? अ पर्सन हु फाइंड्स द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक देम इनटू हिज कस्टडी, किसकी कस्टडी में? अपनी कस्टडी में, इज सब्जेक्ट टू सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इफ ही वर अ बेली। कंसेप्ट पढ़ेंगे अभी बेलमेंट के, बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, काफी उन्हें तो पढ़ भी लिए हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। कैसे रखेंगे आप उस की को? जैसे आप एज अ बेली। और क्या क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज द मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक। जैसे आप अपना रखते, जैसे आप अपनी कार को रखते वैसे, ऐसे नहीं लगाई की और चलो वही, है ना, ठोक दी कार, कुछ भी कर दिया, नो। जैसे आप अपनी कार को रखते वैसे रखना है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? जिसको गुड्स मिला, फाइंडर के ऊपर, राइट। सेकेंड, नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स। आप पे राइट नहीं आ जाएगा गुड्स का, मतलब आप पे टाइटल नहीं आ जाएगा। इफ द सेल्स ऑफ गुड्स एट यू टॉट टाइटल और पोजीशन ट्रांसफर नहीं होगा इससे। आप फाइंडर और फाइंडर रहोगे, ओनर नहीं बन सकते। ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशन एंड से जुड़ रही है और से। एंड लास्ट, टू रीस्टोर द गुड्स इफ द ओनर इज। ठीक है, आपको किसको देना पड़ेगा? ओनर को या पर्सन बिलोंगिंग को? देखो लॉ खेल रहा है, मैं तो बस पढ़ा रहा हूं आपको, मैं तो खेलता ही नहीं, है ना। किसको रिस्टोर कराना पड़ेगा? अरे किसको कराना पड़ेगा? यहां क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट में लिखा है एंड टू रीस्टोर द लॉस्ट गुड्स। कौन सा गुड्स? लॉस्ट गुड्स। इफ द ओनर इज फाउंड। अगर ओनर का पता चल जाता है तो उसको क्या कराना पड़ेगा? रीस्टोर, वापस देना पड़ेगा उसको। कब? जब ओनर का पता चले। और अगर ओनर का पता ना चले, नो एक्सेप्शन। सेक्शन आपको केवल 3 बातें बोल रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर रहा है। सेक्शन 71 में क्लियरली लिख दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? फाइंडर की, कि अगर गुड्स आपका नहीं है, किसी और का है, केवल इतनी बात कर रहा है। आपको ऐसा गुड्स पाया जो आपका नहीं, किसी और का, चाहे वो ओनर की जेब से गिरा हो, किसी और की जेब से गिरा हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट आपको रीस्टोर किसे कराना है? ओनली एंड ओनली ओनर को। अगर आप किसी और को दे दिया वो गुड्स, तो आप जिम्मेदार होगे उस चीज के। या तो लॉस्ट गुड्स को हाथ मत लगाओ। अगर आपने हाथ लगा दिया, 3 काम करने पड़ेंगे। सिंपल बोल रहा हूं, सेक्शन 71। अगर या तो लॉस्ट गुड्स को हाथ मत लगाओ, अगर आपने लॉस्ट गुड्स पकड़ लिया जो कि आपसे बिलोंग नहीं करता, 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको प्रॉपर केयर रखनी पड़ेगी, एज लाइक ये आपका है गुड्स।
ऑर्डिनरी प्रूडेंस में। सेकेंड, डॉक्यूमेंट का टाइटल, आपको उसका टाइटल ट्रांसफर नहीं करना, वो डॉक्यूमेंट आपके नाम में ट्रांसफर नहीं होगा। रीजन कि आपने उसको फाइंड करा, नो। थर्ड एंड लास्ट जो मेन है, आपको रीस्टोर कराना है किसको? ओनर को, किसी और को नहीं, केवल ओनर को। मार्क कर लीजिए, रीस्टोर एंड ओनर। सर एक और बच रहा होगा आपका पॉइंट नंबर ई, लास्ट केस है, यूनिट खत्म हो रहा है इसके बाद। मनी पेड बाय मिस्टेक अंडर क्वेश्चन। ओके, अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर बाय मिस्टेक अंडर क्वेश्चन मस्ट रीपे और रिटर्न इट। आपसे गन पॉइंट पे साइन करा लिए, पैसे ले लिए, आपसे गन पॉइंट पे एटीएम के बाहर खड़े थे आपने पैसे निकाले और पैसे ले लिए, तो वो पैसे रिटर्न किए जाएंगे अंडर सेक्शन 7। कौन करेगा? जिसने पैसे लिए हैं। कैसे? अंडर क्वेश्चन। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन इज नॉट इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस, यस, इज इक्वल टू नॉट फ्री कंसेंट, ठीक है ना? यस। चलिए सर, इम्प्लाइड है इसके क्वेश्चन करने, ठीक है, लिख के करने, रिवाइज करते हैं, करें कहीं से भी कुछ भी। सर यूनिट 6 को रिवाइज कर रहे हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। वैसे तो हमने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए थे, फिर भी हमें 2 कॉन्ट्रैक्ट और पता चले। फर्स्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट की बात करें, 5 कंडीशन के साथ आया, टू डू, नॉट टू डू, डज नॉट, कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये बेस होता है अनसर्टेन इवेंट पे, ये पार्टी के कंट्रोल में नहीं होता, इसको एनफोर्स किया जा सकता है इफ हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। अगर अनसर्टेन इवेंट हैपन नहीं हुआ, एनफोर्समेंट नहीं होगा, वॉइड हो जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी है परफॉर्मेंस की, शुरू से वर्ड माना जाएगा। वर्ड अबिनिशो नहीं, कोई भी वर्ड अबिनिशो नहीं लिखेगा, वर्ड ही होगा, ठीक है? ओके सर, नेक्स्ट हमने बात करी क्वासी की, फिर वेजरिंग पे भी आए थे। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में जहां पर मनी इन्वॉल्व होगी केवल, राइट? नेक्स्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्टली लॉ में नहीं होते, बट कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है, रिजेंबल्स करता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस होती है किसकी इच्छा से? लॉ की इच्छा से, हमारी इच्छा से नहीं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, है ना? फर्स्ट, राइट, किसका राइट? परफॉर्मेंस का राइट, इमीडिएट परफॉर्मेंस करनी है। सेकेंड, अरे भूल गए, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्रिएट करता है, आप क्रिएट नहीं करते। लास्ट बोल दीजिए बिना देखे, अरे लास्ट, थर्डली, अभी तो याद हो गए थे आपको। सेकेंडली, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्रिएट नहीं करेगा। थर्ड, हाँ जी, यस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में नहीं है, किसी एक पर्सन या पर्सन के रिस्पेक्ट में। थोड़ा याद कीजिएगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक? फिर इसमें केसेस पढ़े हमने, सेक्शन 68 से स्टार्ट हुए और 71(2) पे खत्म हुए। ओके, फर्स्ट केसेस क्या था? नेसेसरी, जो हमारा 68 माइनर से रिलेटेड था, तो रियम्बर्समेंट मिल जाएगा जिसने माइनर की जरूरतें पूरी करी थी, एज जब वो क्या था? माइनर था। सेक्शन 69 जो कि बात करेगा आपके यस इंटरेस्टेड पर्सन की। ओके, सेक्शन 70 जो मेन है, अरे फटाफट, सेक्शन 70 खत्म हो रहा है। देखो सेक्शन याद नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखो, ठीक है? सेक्शन हटा देते हैं।
माइनर वाला समझ गए, इंटरेस्टेड वाला समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट फाइंडर वाली बात करें। अगर आपने गुड्स फाइंड करा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 आ जाती है, और 3 में एंड की कंडीशन है। आप प्रूडेंस रखेंगे कैसी, जैसे आपका गुड्स हो ऐसी केयर रखेंगे, टेक केयर, प्रॉपर केयर। सेकंड, आपके नाम में टाइटल ट्रांसफर ड्यू टू आपने फाइंड करा है, आपको रीस्टोर करा के देना है गुड्स को, किसको। नेक्स्ट बात करते हैं, और कौन सा केस पढ़े हमने? यस, क्वेश्चन वाला। अगर आपने एक्सेप्टेंस दे दी अंडर क्वेश्चन तो आपको मनी रिस्टोर की जाएगी, रिटर्न की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और बचा है, यस, नॉन ग्रेटिटियस एक्ट। अगर अपनी इच्छा के बगैर इच्छा के कोई काम कर रहे हो तो, और ऐसे कॉन्टेक्ट लॉ ने क्रिएट करें तो क्वासी तो है, प्लस कुछ लिया दिया जाएगा। भूल गए ना, सब भूल गए। सीयू कुछ लिखवाया था, जाना पड़ेगा कोर्ट में, है ना। इतनी क्यों बैटरी डाउन हो गई, मतलब क्या हो गया? एक यूनिट पढ़ के ऐसा समझ नहीं आता आपके साथ, खत्म हो गया, ठीक है। यूनिट खत्म हो गई, यूनिट नंबर 6। चलिए।